दोस्तों कैसे हो सब। आज से चैनल पर बहुत ही मज़ेदार नावल शुरू हो रहा है। ये नावल भी एपिसोड वाइज चैनल पर अपलोड होगा। आज वाली एपिसोड पढ़कर आपको अंदाज़न हो जाएगा कि नावल कितना मज़े का होने वाला है। एक दफ़ा मेरी बात मानकर आज वाली एपिसोड मुकम्मल देख ले, इसके बाद तो आप इस नावल के दीवाने हो जाओगे। अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपको इस नावल की रोज़ाना 2 एपिसोड दिया करूँगा। तो चलते हैं टाइम ज़ाय किए बगैर आज के मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मैं घर में दाखिल हुआ तो अब्बा चलाया, ओए पप्पू उधर आ। मैं जो अभी अभी बाहर से थका हारा आया था, इसकी इस बेवक्त की पेशी से तिलमिला गया। मगर क्या करता, मुझे भी अबे से बहुत प्यार था। पिछले कई महीनों से मैं अबे से नाराज़ था। मैं रूठे पिन से जा पहुंचा और बोला, हाँ जी अब्बा जी, क्या बात है। अब्बा सारी औलाद में मेरे ही नखरे बर्दाश्त करता था, वरना इतनी बात कोई दूसरा करता तो इस वक्त अबे के जूते खा रहा होता। अब्बा बोला, ओए पत्तर, तो जल्दी जल्दी ये मुंजी और रोटी डेरे पर दे आ। एक परवोना आया है। मैं बोला, अब्बा जी तस किसी और को कह दो, मैंने अभी अपनी रोटी खानी है। अब्बा हंसा और बोला, नहीं नहीं पत्तर, ना परवोने से पहले भी रोटी खाई जाती है। तौबा तौबा कर पत्तर, चल अच्छा तो बैठ, मैं खुद ही दे आता हूँ, बस यही मेरी कमजोरी थी। मैं बोला, बस बस अब्बा जी रहने दो, मैं दे आता हूँ। अब्बा एक ही पिल में खिल उठा और बोला, जीते रहूँ पत्तर, चल शाबा जल्दी कर। दोस्तों पहले मैं आपको इस नावल का थोड़ा तारुफ करवा दूँ, बाद में बात आगे निकल जाएगी। मैं जमील अनवर हूँ, साहिवाल के नवाही देहातों के पास ही रहता हूँ। मेरा मेरा गहरा दोस्त, मेरा सिख दुख का साथी है। ऐसा नहीं कि मैं अबे की इकलौती औलाद हूँ, बस शायद मैं अब्बा की सबसे चहीती औलाद हूँ। घर में मेरा नंबर छठा है। कारी मकीन मुझे इस हिसाब से छठा हुआ भी समझ सकते हैं। मुझसे बड़े 3 भाई और 2 बहनें हैं। बड़े 2 भाई और दोनों बहनें ब्याही हुई हैं। एक बड़ा भाई अभी कनवारा है, जिसका जिम्मेदार भी वो खुद ही है। मुझसे छोटा एक और भाई है, एक खुशहाल और मेहनती जमींदार है। इसने सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत की और हक हलाल की रोजी खाई। पहली औलाद असलम भाई था। भाई अजीब तबीयत और मिजाज वाले थे। वो बहुत कम बात करता और किसी भी मामले में वैसे ना लेता। ये किसी रोबोट की तरह सीधा खेतों में जाता, काम करता और वापस आकर लेट जाता। इसकी बू बल्कीस इसका उलट थी, जो हर वक्त चपड़ चपड़ करती रहती और हर किसी से फड्डा डालती रहती। इसे सबसे बड़ा दुख ये था, इसका शौहर गूंगा था। ना इसकी किसी बात को सुनता और ना ही कोई रद्द अमल करता। अगर बल्कीस भाभी हद से बढ़ जाती तो भा असलम इससे 1-2 हाथ जल देता, अलिफ और अपने मुराकबे में चला जाता। दूसरा बड़ा भाई रफ़ीक उर्फ फीका था। ये नौजवान था, इसका नाश्ता किसी गरीब घराने के सारे दिन के राशन के बराबर होता। भा शदीद किस्म का झगड़ालू और हद छोड़ा था। मैंने भाई फीके को कभी भी धोती के ऊपर कमीज पहने नहीं देखा था। सारा जिस्म तेल से चुपड़ा रहता। बकौल भाके पाल औरत के सर के और मर्द के मुंह की शान होते हैं। इसके फालात छोटिए पट्टे मचलते रहते और वो किसी से लड़ने के लिए बेताब रहता। फीके की मार सबसे ज्यादा मैंने खाई, क्योंकि मैं इसका पट्ठा हूँ। भा ने मुझे कुश्ती सिखाते हुए जिम के पीटा। ये बदमाशी और दहशत घर से बाहर भी थी, घर के अंदर भी वो इसी वक्त गरजता जिस वक्त अब्बा मौजूद ना होते। अब्बा 6.5 फुट के बाल बच्चों वाले गब्बर और पत्थर को जमीन पर गिरा कर लथेर देता और किसी में भाई फीके को बचाने की हिम्मत ना होती। हमारे पूरे पिन में कोई हम भाइयों के मुंह ना लगता, जिसकी वजह भाई फीका था। सुबह सवेरे भाई फीके को कान से पकड़ता और बागों वाले डेरे पर रवाना करता, जहां सारा दिन इसकी बादशाही होती। अब्बा का एक बेटा बैल था तो दूसरा आड़ियल सांड। अब्बा दोनों से ही जिच था। फीके की बीवी ऐसी डरपोक थी कि सुई गिरे तो कांप उठती। भा के डर से हर वक्त वो खिलाई रहती। इसके बाद 2 बहनें थीं जो 70वां सुन लगते ही ब्याही गई थीं। एक का घर इसी पिन में था, बाकी एक दूजे पिन में रहती थी। मुझसे बड़ा भाई रशीद उर्फ मौलवी शीदी था। पता नहीं अबे को क्या समझ थी कि इसने अपने तीसरे बेटे को हिफ्स करने मदरसे में बिठा दिया। ये भाई जब फारिग हुआ तो अजीब ही रंग इख्तियार कर गया। इसने अबे को पहले दोनों भाइयों की निस्बत ज्यादा ही तंग किया। हर बात में नक्स निकालना और इसे गैर शरी कहना भाई शीदी का फर्ज था। इसने घर के सारे निज़ाम को ही नाकिस और बेकार करार देकर फतवा दे दिया कि घर तो घर, सारा मुआशरा ही बेदीन है। लंबी दाढ़ी और टखनों से ऊंची शलवार पहने भाई शीदी अपना ज्यादा वक्त मुसल्ला पर आ लोगों की गर्दनों पर वजन डालते गनवाता। वो हर वक्त बस दूसरों को नसीहतें करता दिखाई देता। अबे का लिहाज और भाई फीका की दहशत ने इसे बिचार खा था, वरना इसे रोज मार पड़ती। इसकी बड़े 2 भाइयों पर तो ना चलती, छोटे दोनों की शामत आई रहती। इसके सामने हम दोनों को शलवार ऊंची करके रहना पड़ता। अबे ने वैसे ही कभी शलवार नहीं पहनी थी। ओ भाइयों,
मतलब अब्बा तुम न बांधा करता था। मुझसे छोटा सलीम सारा दिन कुंचे खेलता, आवारागर्दी करता। सबसे ज्यादा मारे ही सलीम खाता। अजीब बात यह थी कि सलीम घर का वाहिद फर्द था जिसे इसके असल नाम से पुकारा जाता था। अब मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। नाम तो अब जान ही चुके हैं। मुझे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक था, और इसकी वजह मेरे बचपन का एक वाकया है। एक बार हमारे पिंड में एक साहिब आया जो शायद किसी महकमे का अफसर था। इसकी लंबी गाड़ी, शफाफ लिबास, जिस्म से उठती मशहूर कुन खुशबू और फिर एक जैमाका। इसके साथ एक औरत थी, गोरा रंग, खूबसूरत, चुस्त जिस्म और इस पर इससे खूबसूरत लिबास। इसकी एक एक अदा में जादू था। मैं मुंह फाड़े इस औरत को तुक्के जा रहा था। मैंने औरत को इससे पहले मैले कुचैले और कामकाज में घुसते देखा। औरत की ऐसी शान और नज़ाकत मेरे लिए अचेनबे की बात थी। कई दिनों तक वो औरत मेरे जहन से ना निकली तो मैं अबे से बोला, अब्बा, वो जनानी जो इस दिन इस गाड़ी में आई थी, अपनी जनानों जैसी क्यों नहीं थी? अब्बा मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, चल झुलाना हो तो। ओ कम लिया, वो पढ़ी लिखी शहरी औरत है। इसके पास तालीम है, रुतबा है। अपनी जनानों के पास किया है। मैं बोला, अब्बा, ऐसी जनानी कैसे मलती है? अब्बा फिर हंसा और बोला, पत्तर, जनानियां नहीं मिलते। ऐसी जनानी के लिए पढ़ना पड़ता है, खैर सारा। फिर ऐसी जनानी रखने की चाह रखता है। पत्तर, कुत्ते के मुंह में खीर नहीं सजेद। खीर के लिए बंदा बनना जरूरी है। मैं बोला, अब्बा, ना पढ़े भी तो ऐसी जनानी मिल सकती है ना? अब्बा बोला, हाँ पत्तर, मिल सकती है, मगर इसका भी अरमान होगा कि इसका मर्द भी इस जैसा पढ़ा लिखा हो। इसीलिए ऐसी जनानी के लिए ऐसा मर्द बनना जरूरी होता है। अब्बा की ये बात मैंने दिल में बांध ली। पहले जो मैं बस खाना पूरी के लिए स्कूल जाता था, अब शौक से जाने लगा। मेरा शौक देखकर मास्टर साहब भी मेरा साथ देने लगे और मैंने अच्छे नंबरों से 12वीं का इम्तिहान पास कर लिया। अब मुझे पर लाहौर जाकर पढ़ने की धन सवार हो गई, मगर अब्बा आले आ गया। यही हाल भाइयों और बहनों का था। भा असलम ने ना ताईद की ना तरदीद, बस चुपचाप कोई रद्द अमल जाहिर ना किया। भाई फीका बोला, नहीं नहीं, तो वहां जाकर आवारा हो जाएगा। फिर उधर कोई बात हो गई तो कौन आके बचाएगा? मैं बोला, भाजी, मैं इधर कुश्ती लड़ने या पंगे लेने नहीं जा रहा, पढ़ने जा रहा हूँ। वो बोला, फिर भी ना, बस अब नाम ना लेना शहर का। भाई शीदी बोला, तौबा इस्तिग़फार, शहर में औरतें बना पर्दे के गैर मर्दों में घूमती हैं, बस तो उधर जाकर गुनाह समेटेगा। उफ तौबा तौबा, चल लाहौल पल। इसका सोच कर ही मुझे हौल उठ रहा है। मैं चल के बोला, लो बाई, उधर कौन सा औरतें घूंघट में घूमती हैं, दोपट्टा तो बस पट्टे बांधने के काम आता है। बाई तब गया और बोला, तो गुनाहगार इंसान यहाँ की औरतों को तकता फिरता है, वहाँ तो गिल्ली गिल्ली में बेहूदगी भरी होती है। मैं बोला, बस भाजी, ऐसा मुंह ना खिलवाओ मेरा, यहाँ भी तो खेतों में यही काम चलता है। भाई शीदी उठा और मुझे 2-4 तमांचे किस दिए और बोला, तो बंदा नहीं बनेगा, चल मेरा साथ मसीद, आज से तेरा बिस्तर उधर लगेगा। इसी वक्त अब्बा घर में दाखिल हुआ। भाई फीका रफू चक्कर हो गया। भाई शीदी अबे को आता देख ना सका। अब्बा ने सीधा इसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, ओए मौलवी, किधर ले जा रहा है इसे? भाई शीदी लुकनत से बोला, मसीद अब्बा। अब्बा बोला, अभी नमाज में बड़ा टाइम है, तो निकल शाबा, उठा तशरीफ, नहीं तो लगाता हूँ तशरीफ पर जूते। भाई शीदी भी भाग गया। अब्बा नीम की छाँव में बिछी चारपाई पर बैठ गया। मैं बोला, अब्बा जी, एक बात कही थी मैंने। अब्बा चारपाई पर लेट गया और मैं इसकी टांगे दबाने लगा। अब्बा जान बोझ कर अनजान बनकर बोला, बोल पत्तर, क्या बात है? मैं रूठा रूठा बोला, बस अब्बा जी तस मेरे नाल प्यार नहीं कर दे। अब्बा बोला, अच्छा चल फिर पत्तर, तो ऐसे ही समझ ले। मैं बोला, अब्बा जी, तुम नहीं चाहते कि मैं किसी प्यारी लड़की को ब्याह के लाऊंगा? अब्बा बोला, पत्तर, तुझे भी तो अबे से प्यार नहीं है, देख ले कड़ी के लिए अबे से दूर जाना चाहता है। मैं बोला, अब्बा नहीं, ये बात दोबारा ना करना, मैं बस आप ही से प्यार करता हूँ। अब्बा बोला, ओ यार, तो चला गया तो त्रालिफ बा कैसे रहेगा? मैं बोला, अब्बा जी, ये दूरी तो फिर बुर्दिश करनी पड़ेगी। अब्बा जी, मैं दूर चला जाऊंगा तो प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? अब्बा बोला, तो परदेस में हुआ और तेरा बा मर गया तो मेरा मुंह देख नहीं सकेगा? मैं रुकर अबे से लिपट गया, नहीं अब्बा, ऐसी बात ना करो वरना मैं पक्का नाराज हो जाऊंगा। मैंने नहीं जाना, मैं शहर नहीं जाऊंगा, बस ऐसी बातें ना करो अब्बा जी। अब्बा मुझे रोते देखकर हंसते हुए बोला, ले पागल पत्तर, मरना तो सबको है एक ना एक दिन। मेरे रोने में कोई कमी ना आई थी। इस वक्त अबे ने आवाज लगाई, ओए बख्ती, उधर आ, ये तेरा पत्तर जनानों की तरह रो रहा है, संभाल इसे। मैं रोटी और चारपाई उठा के डेरे पर आ गया। यहाँ एक साफ सुथरे शलवार कमीज में एक आदमी मौजूद था। इसकी सेहत और इसका हुलिया इसे शहर का बासी जाहिर कर रहा था। वो मुझसे पर तपाक से मिला। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं धोती बांधे क्यों आ गया। थोड़ी देर में अब्बा भी आ गया। अब्बा बोला, पत्तर,
ये है अपना यार अशफाक हुसैन, शहर लाहौर में एक दफ्तर में बाबू है। तो ने इस अपने चाचे के घर रहना है। मैं हक्का बका रह गया और रोते हुए अबे से लिपट गया। अब्बा बोला, हो ना पागल, बात बात पर जनानों की तरह रोने लगता है। चुप कर खोते, तेरा चाचा क्या कहेगा। इतने में भाई फीका भी वही आ गया और बोला, छोड़ा बा, बुच्चा है, रोने दे इसे। चाचार विट खाने लगा और भाई फीका मुझे उठाकर बाग में ले आया। यहाँ बजाय मुझे चुप करवाने के भा मुझे लिटाकर रोने लगा। ओए, अपने भा बड़े को छोड़ कर जाएगा, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। बड़ी देर बाद इसके दिल का खुबार कम हुआ तो बोला, ओए, किसी को ये बात पता लगी तो तेरी टांगे तो दूंगा। मुझे रोते में हंसी आ गई। पहाड़ जैसा मेरा भाई मेरे सामने तो रोया, मगर किसी को इसकी भनक लगने नहीं देना चाहता था। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपके से उठा और अपने डेरे की जानिब चल दिया। रास्ते में भौंकते कुत्ते मौजूद थे जो बजाय मुझ पर हमला करने के मेरे कदमों में लूती डेरे की परली तरफ एक पटरी झुग्गी थी, जहां हम कभी कभार कोई फसल आर्जी तौर पर रखते। मैं इस झुग्गी में दाखिल हुआ तो शब्बो मुझसे लिपट गई। शब्बो शब्बो मेरी सहेली आ गर्लफ्रेंड जो समझ ले है। इसका बाप यही एक तरखान है। शब्बो वही लड़की है जिसने पहली बार मुझे औरत के जायके से रूशनास करवाया। किसी दिन जब मैं डेरे के ऊंचे बनीरे पर दो पत्थर रख जाऊं तो शब्बो समझ जाती है कि आज की रात हमारी मुलाकात होगी। शब्बो की बड़ी बहन ना सिर्फ ब्याही है, बल्कि सरकार की तरफ से लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुकी है। इसकी इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा मुझे और शब्बो को हुआ। इसके बस्ते से चराई दवाइयों की वजह से शब्बो और मेरा ताल्लुक इतने सालों शब्बो के जिस्म पर जाहिर ना हो सका। शब्बो बोली, सुना है किसी शहर जा रहे हो। मैं सरसरी अंदाज में बोला, हाँ, कल जा रहा हूँ। वो बोली, वापसी कितने दिनों में है जी। मैं बोला, पता नहीं, शायद 2-4 साल आ ज्यादा भी लग सकते हैं। वो बोली, पीछे में क्या करूंगी। मैं बोला, तुम अपने मुसीर गोगे से शादी कर लेना, वो तुझे पसंद भी करता है और तुझे खुश भी रखेगा। मेरे सामान बन चुका था, जिसमें न जाने कौन सी सौगातें, कपड़े, रजाई, देसी घी शामिल था। बीबी ने मेरे जाने का सुनकर रो रही थी, मगर अबे के सामने किसी की चूं करने की हिम्मत ना थी। असलम मुझे तन्हाई में मिला और मेरे जेब में हजार के कई नोट डालकर मुझे गिले लगा और बोला, चंगा फिर। बीबी को रोता देखकर अब्बा बोला, बस कर बख्ती, पत्थर तेरा बॉर्डर पर नहीं जा रहा, इसे दुआ दे ताकि इसका दिल शहर में लगे। अब्बा मुझसे गिले मिला और बोला, पत्थर, मेरी फिक्र ना कर, तेरा अब्बा तेरे अफसर बनने तक जिंदा रहेगा। मैं फिर रो पड़ा। अबे ने मुझे अलहदा करके झलक दिया और बस में बिठा आया। मैं जानता था कि बस के जाते ही अब्बा भी रोएगा। शहर एक अजीब ही दुनिया थी। ये ऊंची इमारतें, ये छोटे छोटे घर, गोरी चट्टी कारें चलाती औरतें और साफ सुथरे बच्चे। एक चीज में बहुत फर्क था, वो था इंसान। कहीं गुर्बत की लकीर से नीचे का पिसता हुआ और कहीं आलीशान घरों में रहने वाला। दोनों में जमीन आसमान जैसा ही फर्क था, मगर एक तबका शायद उन दोनों के बीच भी था, मुतवस्सित कहा जाता था इसे। ये अजीब ही तबका था, जाहिर पर मरने वाला, खुद को अच्छा और बेहतर साबित करने के लिए हर पिल बिलका रहने वाला। जब मैं ये जान कर आया कि ये तबका भी कई तबकों में मुनक़सम था, मिडिल, अपर मिडिल और लोअर मिडिल। मेरा चाचा लोअर और अपर मिडिल के दरमियान में कहीं आता होगा। 4 मरले का घर जहां करीबन पौने दर्जन लोग रहा करते। शायद इतनी जगह में अबे की भैंस भी नखरे दिखाती, मगर यहाँ ये सब मुतमईन थे। मुझे ऐसा लगा। चाचे की 3 बेटियां थीं, जिनमें से 2 कनवारी थी और मुझसे यही कोई 2 साल छूटी थीं। 3 ही बेटे थे। बड़ा वाला एक स्कूल में हेड क्लर्क था, दरमियाना कॉलेज में पढ़ता था और सबसे छोटा प्राइमरी में था। चचा की एक बहू भी थी जो छोटे कद और दुबली पुतली जसामत की थी। यही किया, घर का हर फर्द मुझे दुबला ही दिखाई दिया। मैं उन सब में ना सिर्फ तवील कामत था बल्कि भरी भरी जसामत भी रखता था। सबसे छोटा बेटा बबलू मुझे बोला, भाई जान, आप इतने लंबे कैसे बन गए। मैं हंस कर बोला, बस मुन्ने, रोज 2 किलो दूध पीता था और ये लंबा चौड़ा हो गया। चाचा अपने बेटे से बोले, अरे भाई, उनके यहाँ अपनी भैंसें होती हैं जिनका खालिस दूध ये इस्तेमाल करते हैं, हमारे तरह गवाले से दूध नहीं लेते। चची जान मुझे तेज नजरों से ढूंढती रही और मेरे सलाम का भी सरसरी सा जवाब दिया। चाचा की बेटियां और बहू भी मुझसे कनी कतरा कर निकल गईं। मैंने इसे शहर की रेत से ताबीर किया। चाचा बोले, जमील बेटा, थक गए होगे, ऐसा करो कि कुछ देर आराम कर लो। मैं हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा काम किया जो मैं थक गया। 4 पायों जितने सहन में एक पुरानी स्कूटर और एक साइकिल खड़ी थी। मैं सहन में बिछी 4 पर बैठा तो मुझे करंट लगा। बबलू बोला, क्या हुआ भाईजान। मैं बोला, ओए इतने खेले मंजे, आप लोग इस पर सोते कैसे हो। ये कहकर आओ देखा ना ताओ। मैंने वो 4 ही किया, सहन के किनारे रखी सारी 4 किस डाले। चाचा अंदर से निकले और फिक्रमंदी से बोले, अरे बेटा, ये किस काम में लग गए, रहने दो। मैं बोला, नहीं जी, कैसे रहने दूं, इस तरह तो कमर में दर्द पड़ जाएगा। चाची भी बोले, अरे रहने दो,
छोड़ो ये पानी पियो। मैं शरबत का गिलास लेकर पीने लगा। पानी पीकर चाची से बोला, वो अम्मा ने कुछ सामान भेजवाया था जी, सबके लिए, वो निकाल ले। गांव की सौगातें देख चची और घर के बाकी सब अफराद की आंखें खिली की खिली रह गए। मैं नहाने गुस्ल खाने में गया तो कुंडी खराब थे। 10 मिनट बाद जब मैं निकला तो कुंडी भी ठोन की जा चुकी थी। रात के खाने तक मैंने मोहसिन और सामने वाले कमरे की जो चीज़ मुझे नाकिस वाली लगी वो ठीक कर दी। खाने में प्लेट भरा उबली चावल और पकी दाल थी। मैं जानता था शहर के लोगों का खाना ऐसा ही होता है। मैंने शुक्र अदा करके खाना चुपचाप खा लिया। मेरा वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था, अलिफ भी फारिग रहने का इत्तिफाक ही नहीं हुआ था। खाने के बाद मैं चची से बोला, चाची जी कोई काम है तो बताए। चाची बोले, कैसा काम? मैं बोला, ओ जी कोई भी काम, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। चाचा हंस कर बोले, अरे बेटा जी यहाँ के लोग इतना काम नहीं करते। मैं बोला, तो फिर फारिग बैठे क्या करते हैं और फारिग कैसे रहते हैं? चचा बोले, अरे फारिग ही कहाँ होते हैं, दिन को दफ्तर में काम, फिर शाम को आराम। मेरा बिस्तर ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे में लगाया गया जहाँ चचा के दोनों बेटे भी थे। वो दोनों लेटते ही सो गए, मगर मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैंने चारपाई उठाई और छत के बरामदे में जाकर लेट गया। मेरी आंख जिस वक्त खिली तो सारा घर भाई भाई कर रहा था। चची जिस वक्त उठी तो मैं नहा धोकर फारिग था। अगले कुछ दिन में घर पर ही रहा। किसी दिन चचा के साथ जाकर लाहौर के इलाके और रास्ते देखता रहा, फिर वापस आकर घर में अधूरे काम निपटाने लगता। चाची कुछ ही दिनों में मेरी गिरविदा हो गई, क्योंकि मैं मिस्त्री से लेकर इलेक्ट्रीशियन तक के सारे काम खुद कर लेता था। एक ही हफ्ते में घर के सारे बिगड़े काम सुधर गए। एक शाम चचा आए तो मैं सहन में पुरानी लगी ईंटों को उखेड़ कर नए सिरे से फर्श बना रहा था। चाचा ताजे लगे सीमेंट से बच बच कर बोले, जमील बेटा छोड़ो ये काम, बस करो अब, तुम्हारा दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया है। मैं खुशी से बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मगर क्या करूँ जी, ये काम ना करूँ तो दिन कैसे गुजरेगा। मैं अगले ही दिन यूनिवर्सिटी चला गया। यहाँ हर तरफ नाज़नीनें ही नाज़नीनें थीं, कुछ तो ऐसी हसीन के आंखें ही पथरा जाए। मैं उन्हें भरी भरी नज़रों से देखता हुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ गया। वहाँ एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, हाँ क्या बात है, कहाँ जाना है? मैं बोला, फिजिक्स डिपार्टमेंट। वो बोला, अब कौन? मैं बोला, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इसकी सांस हल्क ही में फंस गई। वो थोक निगल कर बोला, फर्स्ट ईयर? जाओ भाई जाओ, क्यों मेरे साथ फोलिंग करते हो? मैं आगे बढ़ा तो 4-5 लड़कों ने एक लड़के को काबू किया हुआ था। मैं भी उनमें शामिल होकर बोला, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट यही है? वो बोले, हाँ। अब कौन है? मैं फखर से बोला, जमील अनवर चौधरी, फर्स्ट ईयर। वो हक्का बक्का मुझे देखने लगे। एक बोला, फोलिंग करे इसकी। दूसरा बोला, अबे पागल है क्या, इस पेंडू से पिटवाएगा क्या, साइज देख इसका। मैं बोला, ये फोलिंग क्या है? वो बोले, कुछ नहीं भाई, अब जाओ, बस जाओ। इस लम्हे जिसे काबू किया था वो भी मेरे साथ चल पड़ा। मुझे साथ देखकर उन्होंने इसे भी ना रोका। वो लड़का हाथ बढ़ाकर बोला, सलीम ताहिर, फर्स्ट ईयर, डे सिकालर हूँ। थैंक्स यार, आप आ गए, वरना ये लोग मुझे खूब जलील करते। मैं बोला, क्यों? वो बोला, फर्स्ट ईयर फोलिंग भाई, वेलकम टोपी हो। पहली क्लास में पता चला कि मेरी हम जमातों में कोई 4 दर्जन लड़कियां भी हैं, जिनमें खूबसूरत बमुश्किल 1 दर्जन थीं। मगर एक मुसीबत ये थी कि उन 1 दर्जन के चाहने वाले और ख्वाहिशमंद 6 दर्जन लड़के थे। ये तनासुब और गिनती काफ़ी हौसला शिकन थी, मगर मैं यहाँ उन हसीनाओं के चक्कर में नहीं आया था। क्लास में मेरी कामत के शायद 1-2 मौजूद हूँ, मगर मेरे जैसे जिस्म वाले पूरी यूनिवर्सिटी में भी कम ही थे। जल्द ही मेरा नाम देव लिमडेंग लंबू खंबा पड़ गया, मगर ये नाम मेरे मुंह पर कहने की किसी में हिम्मत ना हुई। एक दिन सलीम बोला, यार जमील तुम बड़े बूर इंसान हो, क्लासेस शुरू हुए 3 हफ्ते हो गए, किसी लड़की से तुमने बात ही नहीं की। अरे लड़कियां तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। मैं बोला, यारा मुझे लड़कियों से बात करने में हिचकिचाहट होती है और लड़कियां भी तो मुझसे बात नहीं करती। वो बोला, अरे यार तुमको देखकर सबकी घुग्गी बन जाती है, उन बेचारों का क्या हाल होगा। मैं बोला, तो फिर क्या किया जाए? वो डरते हुए हिचकिचा कर बोला, यार कभी किसी लड़की को छुआ है? मैं बोला, हाँ, ये लज्जत मेरे लिए अनजान नहीं है। वो बोला, बस फिर ठीक है प्यारे, एक काम कर, वो अपना डिपार्टमेंट छोड़कर किसी और डिपार्टमेंट में मुंह मार। मैं बोला, ऐसा क्यों? वो बोला, अबे यार समझा कर, 90% लोग अपने ही डिपार्टमेंट में शादी करते हैं। कल को तुम किसी लड़की से शादी करते हो तो इसे तुम्हारी उन सरगर्मियों का पता नहीं होना चाहिए। वो बोला, ऐसा करते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट चलते हैं। अरे यार कमाल बच्चियां होती हैं वहाँ, मज़ा आ जाता है। हम इंग्लिश डिपार्टमेंट गए तो वहाँ जीन्स और दूसरे मॉडर्न लिबास पहने कई लड़कियां दिखाई दी। ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा रंगीन था। यहाँ फूल थे तो बनवरों की भी कमी ना थी। हम कई दिन जाते रहे मगर किसी ने मुझ पर तवज्जो ही ना दी। एक दिन सलीम बोला, यार ऐसा नहीं चलेगा, तुझे कुछ तो मेहनत करनी होगी। मैं बोला, किस पर?
लड़कियों पर? वो बोला, हाँ, मगर पहले खुद पर। एक हफ्ते बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो बेइख्तियार कई निगाहें मेरी जानिब उठीं। नफासत से किए बाल, क्लीन शेव चेहरा जिस पर जान बोझ कर छोड़ी हुई हल्की हल्की शेव, आंखों पर हल्के रंग का धूप का चश्मा, आधे बाजुओं वाली धारीदार शर्ट जिसके नीचे भड़कीली नीले रंग की जीन्स। सलीम ने मुझे मुकम्मल बदल डाला था। सलीम मेरे कान में कहकर बोला, क्यों हीरो, कैसा लगा ये चेंज? मैं बोला, लग तो अच्छा रहा है, मगर कहीं काम उलट ना हो जाए। वो बोला, प्यारे, ये एडवर्टाइजिंग का दौर है, अब आखिरी काम कर, जेम जा और मसल बना, कसरत कर लेगा ना। मैं बोला, अरे ये काम तो भाई फीके ने जूते लगा लगा कर सिखाया है। मेरा ये बदला रूप यूनिवर्सिटी में तो बदला हुआ ही सही था, मगर घर वालों की नज़रों का भी रंग बदलने लगा। चची और चचा की बड़ी बेटी अंजुम दोनों की नज़रें मुझ पर जिम गईं। एक शाम में यूनिवर्सिटी से निकला तो बारिश शुरू हो गई। मैं एक कोने में बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। जब तक बारिश रुकी, रात का अंधेरा फैल चुका था। मैं बारिश में चुप चुप करता गेट की तरफ बढ़ा तो कुछ शोर सुनाई दिया। दो मोटरसाइकिल एक कार को घेरे इसके अर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। कार सवार एक लड़की थी जिसकी शक्ल इतने फासले से वाज़े ना थी। लड़की को मौका मिला और इसने कार बढ़ा दी, मगर मोटरसाइकिल सवारों ने इसे जल्द ही जा लिया और एक बार फिर इसे तंग करने लगे। अब गाड़ी करीब आ चुकी थी, सो मैं इसके पास चला गया और बोला, ओए, क्या बदतमीजी है, जाने दो इसे। मोटरसाइकिल सवार एकदम से ठिठक कर रुक गए। उनमें एक बोला, चल चल अपना काम कर। मैं बोला, बकवास बंद कर और जाने दे इस लड़की को। वो बोला, लगता है तेरी मौत आ गई है। इसकी गाली पीले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ी। मुझे पता ही ना चला कब मैंने दौड़कर इसकी गर्दन दबोच ली और कई मुक्के इसे रसीद कर दिए। मुझे होश इस वक्त आया जब 5-6 मर्द मुझे घसीट कर इससे दूर ले गए। उनमें कुछ सिक्योरिटी वाले एहलकार थे और कुछ दूसरे मुलाजिम वगैरह। इस लड़के को इसके साथी उठा कर ले गए। लड़की का कहीं कुछ अता पत्ता ना था। एक एहलकार बोला, ओ साहिब, मारना था क्या, अभी मर जाता और वो आपके जिम्मे आता। मैं अपने आपे ही में कहा था। इसी तैश में पता नहीं कब घर पहुंच गया। चाचा की बेटी अंजुम मेरे लिए पानी लाई। मैंने पानी पी लिया तो वो वही खड़ी रही। मैंने सवालिया नजरों से देखा तो बोली, जमील जी, आज इतनी देर कैसे हो गई? मुझे शदीद हैरत हुई। मैं देर से आवा जल्दी इसे किया और पहली बार मुझे जमील जी कहा। अच्छा भला मुझे भाई जान जमील भाई कहते हैं। मैं बमुश्किल बोला, बस कुछ काम था, अब तुम जाओ। वो बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं सर्द बादों में बोला, नहीं, रहने दो, बस जाओ। वो अजीब सी मुस्कुराहट से मुझे देखती चली गई। रात को भी मुझे नींद ना आई। आज तक पिन में किसी माई के लाल की हिम्मत ना थी कि हम भाइयों के साथ जुबान लड़ाए। भाई फीका सही कहता था, शहर में मेरा फड्डा हो जाएगा। मैं बेचैन होकर छत पर टहलने लगा। अचानक एक पत्थर मेरे करीब आ गिरा। उठाया तो एक पर्ची थी। रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, नजमा। मैंने उधर उधर देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। मैंने पर्ची को गोल मोल करके फेंक दिया। अगले दिन इतवार था। सोमवार को जब यूनिवर्सिटी गया तो सलीम बोला, ओए यार, परसों तूने किसी की जुलाई की है क्या? मैं बोला, हाँ। था एक। वो बोला, पत्ता भी है? वो कौन था? मैं बोला, नहीं, मगर जो भी था बच गया वरना जान से जाता। वो बोला, अबे, स्टूडेंट लीग का जनरल सेक्रेटरी था वो। मैं बोला, चाहे मुक्का सदर ही क्यों ना होता, कोई गाली दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो बोला, और वो लड़की वो मालूम है कौन थी? मैं बोला, नहीं, मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी। वो बोला, वाह मेरे शेर, बच्ची देखे बगैर ही दुश्मनी मोल ले ली। खैर किस्मत वाला है। गजल जुनेद नाम है इसका। ड्रामेटिक क्लब की सबसे हुसैन बच्ची है लाले, एकदम टाइटैन की कैट विंसलेट। बस समझ ले रोमियो जूलियट की जूलियट यही है। मैं बोला, तो चटखारे लेने बंद कर, अब बता करना क्या है? वो बोला, मुआफ़ी शाफी यार। इसके बाद बच्ची से सलाम दुआ बना, इसे अपना एहसान याद करवा। इस लम्हे 4-5 लड़के और एक मजरूब चेहरे वाला लड़का वहां आ गए। उन्हें आता देख कर कई और लोग भी हमारे गिर्द इकट्ठा हो गए। अच्छा खासा जमझटा लग गया। एक लड़का बोला, यही है वो? दूसरा जो सफ़ेद शलवार कमीज पहने तनकर खड़ा था बोला, हूँ। तो है वो सूरमा? मैंने हाथ उठाकर कहा, कुछ भी मुंह से निकालने से पहले इसका मुंह देख ले। मैं भौंकने वाले कुत्तों का ऐसा हाल करता हूँ। सलीम मुझे पीछे धकेल कर बोला, अरे शामी भाई, नया है, किसी को जानता नहीं, जाने दे, अनजाने में गलती हो गई। सलीम की मिन्नत से इसकी रुकी सांस बहाल हो गई और वो बोला, इसका मुंह तोड़ दिया, ये गलती है। मैं आगे बढ़कर बोला, कोई गलती नहीं, मैंने जानबूझकर मुंह तोड़ा है इसका, गाली दी थी इसने, शुक्र करो ये बच गया। आइंदा भी जो गाली देगा यही हाल करूंगा। एक लड़का बोला, ओए तो बदमाश है। मैं बोला, सामने आकर बात कर, पीछे छप कर क्या भौंकता है? अभी बताता हूँ क्या हूँ। जिस किसी ने माँ का दूध पिया है मुझे यहाँ हाथ लगाए,
मेरी इस इनकार पर कोई आगे ना बढ़ा, बल्कि नजरें चुराने लगे। इसलिए एक और लड़का आया और बोला, शामी, बात को जाने दो, यहाँ लड़ाई झगड़ा ना करो, चलो शाबाश, बाकी सब भी जाओ, यहाँ है कमान। शामी और इसके बुज़दिल साथी चुपचाप चले गए तो जुन भी खत्म हो गया। वो लड़का मेरे पास आया और बोला, ओ जवान, इतनी दिलेरी भी अच्छी नहीं होती, किसी दिन मिलो मुझे से। इसके जाने के बाद सलीम बोला, ये शामी का असल बाप है, जव्वार खान गर्देजी उर्फ जोरी भाई। समझ ले, इस तंजीम का मास्टरमाइंड है। हम अपनी क्लास की तरफ चल पड़े। 2-3 दिन बाद मैं सटाप पर खड़ा था कि एक कार आकर रुकी। इसमें एक इंतहाई हुसैन और जमील लड़की मौजूद थी, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी, एकदम किसी कांच की गुड़िया नहीं। इसने शीशा नीचे किया और बोली, जमील, आइए मैं डिराप कर दूं। मैं जो इसके रुकने पर भी हैरान था, अपना नाम पुकारे जाने पर किंग रह गया। इसने दोबारा कहा तो मैं इसके साथ बैठ गया। वो बोली, मुझे गजल जुनेद कहते हैं। मैं इसे खुद पहचान गया, इस रात वाली लड़की थी। सलीम ने सच में कहा था, वो हस्ती हसन का शाहकार थी। मैं टिकटिकी बांधे इसे घोर रहा था। वो मेरी महवियत महसूस करके बोली, ये चारा मेरी अम्मा का है। वो स्पेनिश थी। मैं टपक उठा। इसने मेरे घूरने का नोटिस ले भी लिया था। वो बोली, यहाँ अक्सर लोग मेरा चारा देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर बाहर कोई इसे अहमियत भी नहीं देता। ऐसा चारा उनके लिए आम बात है। मैं बोला, ऐसा चारा आम बात कैसे हो सकती है, चाहे कहीं भी हो। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाई और बोली, ओहो तो जनाब बोलते भी हैं। पहली बात ही ऐसी की कि मैं पान हो जाऊँ। वेरी गुड। मैं एक बार फिर गूंगा हो गया। वो बोली, वैसे इस रात के लिए थैंक यू। मैं बोला, किस बात का थैंक यू जी, उनको मना करना मेरा काम था। बाकी लड़ाई मैंने आपके लिए नहीं, अपने लिए लड़ी थी। वो बोली, यू आर वेरी आंसर्ड, अब काफ़ी सिंपल और नाइस हो, दोस्ती करोगे मेरे साथ। मैं बोला, यानी बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। वो हंसी, नहीं यार, जस्ट फ्रेंड। मैं दिल ही दिल में खुश हो गया। इसने मुझे मेरे सटाप पर उतारा और एक कातिल मुस्कुराहट के साथ चली गई। मैं सारी रात इससे मिलने की आस में जागता रहा। एक पत्थर फिर मेरे पास आ गिरा। तुम मेरे क्या होते हो, गोया जब कोई दूसरा नहीं होता मेरे। ये मजमा हिजाब कौन थी, इस वक्त के मेरे जज्बात की खूब अक्कासी कर रहा था। अगले दिन मैंने सलीम को पता चला तो वो बोला, अबे यार, इतनी लंबी छलांग, नो गर्ल से सीधा ड्रीम गर्ल। वाह मेरे शेर, तो किस्मत का झनी निकला। अब क्या इरादा है। मैं बोला, इरादा क्या होना है, अभी दोस्त हूँ, बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा और फिर शादी। सलीम को झटका लगा। वो बोला, क्या किया, शादी? अबे तो इससे शादी करेगा, पागल हुआ है। मेरी एक बात याद रखना, जो बच्ची बिलावजा तेरे पीछे पड़ जाए, ये सोच लेना इसे तुझसे कुछ मुफाद है। इसका मुफाद पूरा हो इससे पहले अपना मुफाद पूरा कर लेना। मैं हैरत से बोला, मेरा कौन सा मुफाद? वो बोला, वही जो एक मर्द को एक औरत से हो सकता है। मैं बोला, अबे कैसी फजूल बातें कर रहा है। वो बोला, प्यारे, यही ज़िंदगी की सच्चाई है, इसे जितनी जल्दी समझेगा इतना कम नुकसान उठाएगा। मैं बोला, यानी नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। वो बोला, हाँ बिल्कुल, फूल बना कांटों के नहीं होता। मैं मुत्तफिक हर कर भी मुत्तफिक ना था। इसी दोपहर गज़ल मेरे डिपार्टमेंट में आई। हर तरफ जैसे हलचल मच गई। ये हलचल लड़कों में रोब हिस्न से थी और लड़कियों में हिस्स और रश्क के बाइस थी। जब वो सीधा मेरे पास आई तो एकदम ही मैं डिपार्टमेंट का खास तरीन बंदा बन गया। वो बेतकल्लुफ़ी से बोली, कैसे हो जिमी? सलीम और कुर्ब जवार के सामेईन के मुंह खिल गए। वो बोली, तुमने लंच तो नहीं किया ना? ऐसा करते हैं कि KFC चलते हैं, तुम फ्री हो ना? मैं बोला, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके सामने खुद मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। मैं इसकी गाड़ी में इसके साथ बैठा तो सारे का सारा कैंपस जलकर राख हो गया। फिर तो ये मामूल बन गया, वो ना सिर्फ मुझे लंच के लिए बुलाती, बल्कि वापसी पर मुझे मेरे सटाप तकलीफ भी देती। इसके इसरार के बावजूद मैंने कभी इससे कोई गिफ्ट नहीं लिया। खाने में भी कोशिश करता कि बिल अदा कर दो। एक दिन मैं और सलीम बैठे थे कि एक लड़का आया और बोला, जोरी भाई ने बुलाया है। मैं बोला, कौन जोरी भाई? जिसे मिलना है यहीं आकर मिल ले। सलीम ने जल्दी से बात संभाली और बोला, अबे चलना यार, और तो मजाक भी नहीं समझता, आते हैं हम। मैं बोला, यार तूने क्यों कह दिया कि हम आते हैं, हम कोई इसके बाप के नौकर हैं। वो बोला, प्यारे यार, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बीर नहीं रखते। माना तेरे पास जुगरा है, मगर यार तो अकेला है, वो सैकड़ों, इसीलिए एहतियात ज़रूरी है। मैं चुप हो रहा तो वो बोला, अच्छा अब एक बात सुन, वो लड़का जो तुझसे पट्टा था वो गज़ल का पुराना आशिक है, इससे बचकर रहना। हरामी है एक नंबर का, तुझसे लड़कर गज़ल को छीन नहीं सकता, इसीलिए किसी साजिश के जरिए काम दुखा सकता है। अपनी आंखें खिली रखना, समझा? मैं बोला, यारा मुझे गाड़ी चिल्लाना सीखना है और कुछ पैसे कमाने हैं। ये गज़ल के साथ घूमने फिरने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। वो सोच में पड़ गया और बोला, गाड़ी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मालूम है? मैं बोला, हाँ बिल्कुल, मैं ट्रैक्टर अच्छी तरह चला लेता हूँ। वो बोला, बस फिर किया
हल्का सा हाथ सीधा करना होगा और झिझक खत्म करनी होगी, मसला हल। वो बोला, बाकी पैसे कमाने के कई जराए हैं, मुझे जल्दी चाहिए आ महीने के महीने। मैं बोला, जो भी मिल जाए। वो बोला, देख, शाम के लिए किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन सकता है आ कहीं सेल्समैन, जबकि महीने के लिए तुझे ट्यूशन देनी होगी। मैं बोला, यार बस काम इज्जत वाला हो, मुझसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। सोचते हुए बोला, चला एक काम जहन में आ गया है। मुझे तंग दरेक गलियों में ले गया और छोटे से कमरे में एक पुराना सा दफ्तर था। यहाँ एक खरान सा बुड्ढा बैठा था। सलीम को देखकर बोला, इबे सुना कैसे? बाप ठीक है तेरा, कभी चक्कर ही नहीं लगाया इसने। सलीम बोला, क्या बताए अंकल, दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो बोला, सुनाओ कैसे आए हो? सलीम बोला, ये जी अपना भाई है, स्टूडेंट है, इसे काम चाहिए। अंकल ने मुझे सर से पाँव तक देखा और बोला, अभी शहर का रंग चला नहीं है, धोखा तो नहीं देगा? सलीम बोला, इसकी जमानत मेरी, वरना तो अब्बा जी से भी कहलवा दूं। बुढ़ा बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं, काम मुश्किल है, इसे रिकवरी में लगा सकता हूँ। सलीम बोला, है तो वाकई मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है। बुढ़ा बोला, देखो डिलीवरी और आर्डर लाने का काम तो दिन का है, ये दिन को फारिग नहीं होगा, इसलिए ये काम इसके लिए है। शाम को एक सिरे से शुरू हो, लिस्ट के मुताबिक सभी के पास जाए, करासी चेक वसूल करे और रात को यहाँ दफ्तर जमा करवा कर फारिग हो जाए। 200 रुपये और सीडी मोटरसाइकिल का पेट्रोल में दूंगा। सलीम बोला, अंकल जी ये बाहर का है मगर मैं यहीं का हूँ, मुझे पता है, इसकी जसामत देखकर आपने इसे रिकवरी काम दिया है। 200 बहुत कम है, इसे 400 करे तो ये आज ही तैयार है। बुढ़ा बोला, नहीं ये तो वारे में नहीं। सलीम उठ खड़ा हुआ और हम निकलने लगे तो बुढ़ा बोला, चल 300, मगर इससे ज्यादा नहीं। सलीम ने हामी भर ली। मैं बोला, अरे यार नौकरी तो मिल गई मगर मेरे पास मोटरसाइकिल कहाँ है? वो बोला, फिक्र क्यों करता है यार, काम दिलाया है, सवारी का भी इंतजाम हो जाएगा। एक बात और, लाहौर में बना सवारी की नौकरी कूदना गुनाह है, पहले सवारी खरीदनी पड़ती है। हम मैक्लोड रोड गए, वहाँ एक मैकेनिक कम मोटरसाइकिल डीलर के पास गए। इसने हमें एक सेकंड हैंड मेट्रो दिखाई। सलीम बोला, कितनी में मिलेगी गोगी भाई? वो बोला, बस 6 साल चली हुई है, 23 में मलती मगर जानी, तेरे लिए 22 बस। सलीम बोला, रहने दे यार, हम तो बस यूं ही मिलने आ गए। वो बोला, यार अगर पसंद है तो बात कर। सलीम बोला, नहीं गोगी भाई, बात क्या करनी जब पैसे ही ना हो? वो बोला, यार पैसे की क्या बात है, बता कितने हैं तेरे पास? सलीम बोला, बिल्कुल भी नहीं हैं। गोगी बोला, अच्छा चल फिर बता कब तक आएगे? सलीम बोला, बस 1 महीने तक आ, ज्यादा से ज्यादा 2। गोगी बोला, चल ऐसा कर 10 अभी दे, 1000 रुपये माहाना। सलीम बोला, अभी 10 देता हूँ, फी महीना 700, 3 महीने में मोटरसाइकिल की मुकम्मल पेमेंट, 3 से ऊपर हुआ तो फिर तो 1000 लगा लेना। गोगी बोला, मंजूर है। यूँ हमें वो मोटरसाइकिल 22,000 में मिल गई। इसकी बकाया 19,000 3 महीने में अदा करनी थी और फी महीना 700 फालतू भी अदा करना था। 10,000 में से 6,000 सलीम ने अदा किए थे। हमने 50 रुपये के प्रोनोट पर ये तमाम शराइत लिख कर दस्तखत कर दिए और मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल का कुछ काम भी करवाना पड़ा, जिस पर 2,000 मजीद लागत आई, मगर फिर सब सीट हो गया। मैं जब घर मोटरसाइकिल लेकर आया तो चाचा और चची भी हैरान हुए। जिस वक्त मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने तौर पर भी कुछ कमाना चाहता हूँ तो वो दोनों खामोश हो गए। शायद सफ़ेद पोशी में ऐसा ही होता है। न जाने किस तरह ये खबर भाई फीक़े तक पहुँच गई। एक दिन यूं ही अचानक भाई फीका आ निकले। घर में इतना लंबा चौड़ा बंदा किया आया, भौंचाल आ गया। भा ने छोटे से घर को देखा और बोला, पप्पू तो यहाँ रहता है? ओए इतनी तंग जगह पर? मैं बोला, भा शहर में ऐसे ही घर होते हैं। भा बोला, चल छोड़ा, कौन सा सदर हिना है ये बता। मैं हम सब मर गए हैं। मैं तड़प कर बोला, तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हो? वो बोला, तो फिर तूने नौकरी क्यों शुरू कर दी? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझे बोलता, मैं कैसे समझाता। बड़ी मुश्किल से कायल किया कि फारिग रह रहकर तंग आ गया था, इसीलिए नौकरी कर ली। मेरे लाख मना करने पर भी भा ने मुझे काफ़ी रकम थमा दी। उन पैसों से मोटरसाइकिल की बकिया रकम फौरी अदा हो गई और मोटरसाइकिल के असल कागजात मुझे मिल गए। अब मैं आसानी काम पर जाने लगा। एक दिन मैं घर से निकला तो सटाप से पहले एक निकाब पोश लड़की मौजूद थी। इसने मुझे रुकने का इशारा किया तो मैं रुक गया। वो बोली, जी मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ, प्लीज मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे, आज मैं लेट हो गई हूँ। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने इसे बिठा लिया। कॉलेज तक का सफ़र चंद मिनट में कट गया। वो कॉलेज के गेट पर उतरी और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बस सर हिलाने पर इक्तिफा किया और वापस चल पड़ा। यूनिवर्सिटी में सलीम और मैं जोरी के पास गए। शामी और बाकी चमचे भी वहीं मौजूद थे। जोरी मुझे देखकर बोला, आओ शहजादे आओ, सुनाओ कैसा वक्त गुजर रहा है। शामी लोफरपिन से बोला, अरे इसकी तो मौज ही मौज है।